ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, इस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, ये सबका हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक अभी देख रहे हैं। इसको भी हम डिटेल में या इसकी जो भी इस चैप्टर में है वो भी डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है सारे ब्लॉक का। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जब हम एलिमेंट्स देखते हैं या एटम्स को देखते हैं तो हम कैसे समझते हैं कि ये डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, हमको कैसे समझ में आता है, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अगर बेसिक सी बात हम बोलें डी ब्लॉक के बारे में, तो डी ब्लॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक हम ये बोल सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंड होता है, डी ब्लॉक में एंड होता है। मतलब हम अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1:2 2:2 जो भी हम लिखते हैं, और उसमें अगर हमारा एंड में डी में एंड हो रहा है, मतलब वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये भी आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी कैसे पता चलता है कि हमको डी ब्लॉक का ही है। ओके, अब एक और ख़ास बात क्या है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 जो है आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एंटर करता है, अब उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डी सब शेल में जाकर एंटर करेगा, लाइक D1 D2 D3 D4 D5 D10। ठीक है, ओके। सो अब इसमें कुछ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक अपन देखना शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स अपन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो बात की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जनरल देखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाता है डी ब्लॉक का, n-1, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम कितना होता है 10 हो सकता है, क्योंकि आपको ही पता है कि डी की जो कैपेसिटी है वो कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है, 10, क्योंकि 5 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो n-1 डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, ns ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल का, ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका एग्जाम्पल उठा लो, चलो अब एक एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करें, तो जैसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं किस तरीके से आता है कि नहीं। स्कैंडियम जिसका सिंबल होता है SC, स्कैंडियम लिखा हुआ है ये। ठीक है, लेट मी राइट द नेम, स्कैंडियम लिख लेते हैं ना, काय को पंचायत। SC सिंबल होता है, S स्कैंडियम, ये हो गया स्कैंडियम का सिंबल। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ये जो मैंने आपको बोला ग्रुप 3 से शुरू होता है, तो थर्ड ग्रुप का ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया स्कैंडियम, 21 एटॉमिक नंबर। और इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। देखो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली अपन नियॉन को लिख लें 10, ठीक है, या आर्गन को लिख लें 18 और उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें, वो भी बहुत सिंपल है। लेकिन अभी क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सारा एकदम पूरा लिख के बताती हूँ। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 10 तो यही हो गए, 3s2 3p6 3d1 4s2। ये है कॉन्फ़िगरेशन किसका, स्कैंडियम का। स्कैंडियम में जो देखो 21 है, डी क्या आएगा, D1। ठीक है, तो D1 आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके और भी आप एटॉमिक नंबर लिख, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, क्या और हो सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं डी ब्लॉक के। और क्या एक बहुत ही खास बात यह है डी ब्लॉक की कि क्या किस नाम से इसको अपन जानते हैं। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन आप सुनते हैं बहुत बार।
ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, कि पूछ सकते हैं, और कोई पूछे चाहे ना पूछे आपको बताना चाहिए कि ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है इनको। तो इनके ट्रांजिशन बोलने का कारण ये है कि इनका जो डी ऑर्बिटल रहता है वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। आप हमेशा बातों को समझो, मैंने क्या बोली, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख दे रही हूँ, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, मैं आपको क्या बता रही हूँ। बिकॉज क्यों हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल से रहता है वो क्या रहता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड। इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं इनके डी ऑर्बिटल, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन बोला जाता है। अब इनकम्प्लीट अपन ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इनकम्प्लीट ये कहाँ पर रहता है, कौन सी स्टेट में रहता है, ये रहता है इनकम्प्लीट ग्राउंड स्टेट में। आप एक चीज याद रखो कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एटम का, या कोई भी स्टेट, या आगे और भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, तो जो दो जनरल स्टेट पढ़ते हैं अपन, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम एकदम से एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच जाता। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस टू रीच टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ऐसी कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को अपन को देखना पड़ता है। ये आपको भी पता है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को लेगा वो, तब जाके वो कहाँ पे पहुंचेगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। तो अगर जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, जनरली ग्राउंड स्टेट को पढ़ रहे हैं। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीटली फिल्ड हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो फिर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि डी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 to 10 हो सकता है, ठीक है। तो 9 तक तो ठीक है, 9 अगर D9 आता है तो इनकम्प्लीट है, लेकिन D10 वाली कंडीशन आ जाती है तो D10 क्या ट्रांजिशन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको आगे भी पता चलेगा, देखना। सारे के सारे मेटल होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सबके पीछे रीज़न है, रीज़न हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ ये वीडियो आपको जनरल इंट्रोडक्शन से को शो करने का है बस, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है डी ब्लॉक की, इसको मैं अलग उससे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनमें सबसे बड़ी इनकी जो खूबी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। जबकि आप दूसरे में पढ़ोगे तो उसमें ये कंडीशन नहीं है, लेकिन जो डी ब्लॉक हैं वो क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और ये नेचर में होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मैं आपको एक जनरल सिंपल से समझने के बोलूँ तो आप बहुत सारे ऐसे नेमिंग देखते हो तो और या कंपाउंड देखते हो जो बहुत ही बड़े बड़े जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किससे बनते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट ही रहते हैं, ठीक है। दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अभी इतना सारा नहीं बोलूंगी मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर। तो कलर्ड कंपाउंड बोलने का रीजन क्या है कि क्यों हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों कलर्ड कंपाउंड देते हैं। कलर्ड कंपाउंड देने का एक सिंपल सा रीजन है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कलर्ड कंपाउंड क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो उनका डी ऑर्बिटल रहता है वो क्या रहता है, अनफिल्ड रहता है, ठीक है। और मुझे ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, आई शुड से हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड रहता है, हाफ फिल्ड। तो जब ये वाली कंडीशन रहती है, जब डी जो है वो पूरी तरीके से भरा नहीं रहता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, अगर एक सिंपल सा नाम बार बार अपन ने बहुत सारे रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या बोल सकते हैं आप, इनकम्प्लीट डिसेप्शन, ऐसा बोल दे रही मैं, ठीक, इनकम्प्लीट डिसेप्शन रहते हैं। देखो तभी जो D10 वाली कंडीशन होती है वो कभी भी कलर्ड कंपाउंड नहीं देते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं। ऐसे आपको बहुत से कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, दे डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। क्यों नहीं फॉर्म करते कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि उनका जो डी सब शेल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है,
ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि गलत कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का रीजन क्या है कि जो उनका डी सब शेल होता है वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है। अब ये जो है, ये जो इतनी बड़ी पंचायत है डी ऑर्बिटल की, अनफिल्ड और हाफ फिल्ड की, हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड, ये किसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया, कौन सी थ्योरी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है, ये किससे आप पढ़ोगे, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए CFT आया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइयर एनर्जी वाला, लोअर एनर्जी वाला, ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक जस्ट जनरल बता रही हूँ कि ये चीज़ कैसे समझ में आई, जो ये डी सब शेल वाली कंडीशन है या अनफिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड, कहाँ से समझ में आई, कौन सी थ्योरी है, CFT, जिसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था ये कलर्ड कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स नेचर को, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरी आई अलग अलग चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इट इज नोन एज क्रिस्टल, CFT, C स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था इस चीज को, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अगर हम पॉइंट देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। दो टर्म्स आएंगे मैग्नेटिज्म, हम जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मुझे बोलना चाहिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं, आपको पहले भी मैंने बताई हूँ, दो टर्म आते हैं, डायमैग्नेटिक, वन इज डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक, अनदर वन इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। MOT वगैरह जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है, मैं क्या बोलूँ आपको सिंपल सा, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरी तरीके से फिल्ड रहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड वाली कंडीशन को आप बोल सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। आप अभी ये समझ लो, दिस विल बी इजियर फॉर यू, कंप्लीटली फिल्ड। पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक हम बोलते हैं जब इनकम्प्लीट रहता है। क्या इनकम्प्लीट रहते हैं, सबशेल, इनकम्प्लीटली फिल्ड वाली कंडीशन रहती है, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब क्या, सबशेल। जब सबशेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे नहीं भरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब ये जो हम इनकम्प्लीट बार बार बोल रहे हैं, डी ब्लॉक की या ट्रांजिशन होने की या कलर्ड होने की, सब किस पे बेस्ड हैं, ये डी, जो डी ब्लॉक है वो क्या है, वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो एक फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है अपन इसकी बोल सकते हैं कि ये क्या बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। जो इनकी जो कंपाउंड्स बनते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। सो कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब मैंने आपको बता दी, पैरामैग्नेटिक मतलब कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पूरे ना भरे हों, इनकम्प्लीट कंडीशन हो, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। एंड डायमैग्नेटिक मीन्स कंप्लीटली फिल्ड। ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक भी आपको आगे बहुत सारा पढ़ना है। और एक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, आगे आगे जैसे आप रीजन पढ़ते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत ही बेसिक और मेन प्रॉपर्टीज हैं जिसपे आगे हमको डिस्कशन करना है। एक और प्रॉपर्टी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एक क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे कैटलिस्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सच एज, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सच एज आयरन हो गया, सिंबल Fe, कोबाल्ट हो गया। देखिए अब आप बड़े हो रहे हैं, हर चीज का आपको नेमिंग नहीं, आपको समझना पड़ेगा उसके सिंबल से। आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, मैंगनीज है, मैंगनीज नहीं मैंगनीज, क्रोमियम, प्लैटिनम, वैनेडियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन को ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे जो कि किसकी तरह, जिनका बिहेवियर रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, सो व्हाट इज कैटलिस्ट, सिंपली आई शुड से इट इज इनिशिएटर। अगर कैटलिस्ट को सिंपल शब्दों में समझे, अगर कुछ मुझे इसका डेफिनेशन 4-5 समझ में ना आए, तो जिस तरीके से पहले पेट्रोल में ऑयल को मिक्स करते थे, ऑयल अलग से डाला जाता था ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, वो फास्ट काम करे, ठीक कैटलिस्ट का भी वही काम है। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी जो रिएक्शन चल रहे होते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है,
ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट का सिंपल सा काम है, इट इनिशिएट्स, ठीक है, इट इनिशिएट्स द रिएक्शन। इनिशिएट्स भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये बोलना चाहिए कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा फास्ट कर देता है रिएक्शन को। किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को डाल देते हैं। और इनकी ये खूबी रहती है कि रिएक्शन में विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन इट इंक्रीजेस द रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नया शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब साइंस में आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंक्रीज का मतलब सबको पता है, ऊपर की तरफ मार्किंग है, इंक्रीज हो रहा है। द रेट, रेट का मतलब होता है टाइम। एक साइंटिस्ट लोग ने अच्छा सा वर्ड दे दिया नया नया, तो इसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, रेट का मतलब होता है टाइम। हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो टाइम को स्पीड अप करने के लिए। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की। अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। डी सबशेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई हैव गिवन टू यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक जनरल क्या होता है पता होना जरूरी है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, सबका आंसर एक ही है, और क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके, इसीलिए, ठीक है। सारे मेटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब इसका एक नोट पॉइंट बता देना चाह रही हूँ मैं आपको। जब मैंने आपको बोली सबका रीजन एक ही है लगभग, और आपको फिर भी एक्सेप्शनल हमको देखने को मिलता है डी ब्लॉक के लिए, वो क्या है, ओके, नोट पॉइंट आपका ये है कि एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 12 के डी ब्लॉक के, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, इनका कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहता है, दे शुड हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब कि उनका डी ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीट होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो इनका तो है नहीं, इसका मतलब ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी इनको डी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करके रखा गया है, क्योंकि जो इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यही स्टार्टिंग में अपन ने लिखे थे, जो इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करते हैं, डी सबशेल में एंटर करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसका भी अब हम जनरल देख लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आपने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में लास्ट के नीचे के जो 2 रोज देखते हैं वो आपके क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। ओके, इसका भी हम जनरल से ही देख लेते हैं। डी ब्लॉक को हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन बोलते थे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिख रहे हैं जनरल, ये आपको सबका पता होना चाहिए। लाइक यू शुड नो फॉर पी, डी, एफ, सबके लिए पता होना चाहिए। बहुत सिंपल और बेसिक सी बात है, पर जानना ज़रूरी है। ये होता है n-2। एफ की कितनी कैपेसिटी रहती है, मिनिमम 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एफ में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 है तो मिनिमम कितने होल्ड कर सकता है, 1, और मैक्सिमम कितने होल्ड कर सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। 14 रहता है उसका। n-1 D021 NS2, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन एंड होता है एफ ब्लॉक का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से एंड हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है एफ ब्लॉक तक, ठीक है। फिर भी क्या, पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में अपने आप आ जाता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर फोकस करो। किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, क्या समझना है, मेन चीज़ आपको समझना है ये एफ 14 है, डी में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने रहेंगे, ये कंडीशन किसके लिए है, एफ ब्लॉक का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसके लिए। अब ये जो एफ ब्लॉक है आपका, इसमें एक डिफरेंट, अगर हम डिफरेंस देखेंगे बाकी कंपैरिजन में, तो ये है कि इसमें 2 सीरीज हैं। 2 सीरीज कौन कौन सी है, एक है 4F सीरीज जिसको हम बोलते हैं 4F
सीरीज एंड अनदर वन इज 5F सीरीज। ये सब जनरल सी बात है, ये तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो, फिर भी एक हम जनरल देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। दिस इज 5F सीरीज। तो ये जो हम ब्लॉक बनाते हैं, ये जो ब्लॉक हम पढ़ते हैं लास्ट में जो बना रहता है F ब्लॉक का, इसमें एक हो गया 4F, एक दूसरा हो गया 5F। तो दो सीरीज रहती है 4F और 5F सीरीज। ठीक है, 4F सीरीज जो है उसको बोला जाता है लैंथेनॉइड्स, जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में और बहुत कुछ पढ़ना है अभी, लैंथेनॉइड्स। और 5F को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम जो बोलना है आपको बोल सकते हो, एक्टिनॉइड सीरीज रहती है, एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, अब ये जो दो सीरीज हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं पीरियोडिक टेबल का। इनके खुद के बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि F ब्लॉक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 4F सीरीज 5F सीरीज। 4F को बोला जाता है लैंथेनॉइड, 5F को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब ये आपका लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो हैं ये एंड करते हैं, इनका कहाँ से कहाँ तक होता है, लैंथेनॉइड ग्रुप 3 जो है, ग्रुप 3 में दोनों ही ग्रुप 3 है। तो इसमें एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 58। एटॉमिक नंबर 58 to 71 इज योर लैंथेनॉइड्स, क्लियर। एंड एटॉमिक नंबर 90 to 103 ये हो गया आपका एक्टिनॉइड सीरीज, ग्रुप 3 के एलिमेंट है ये, ग्रुप 3। अब देखो, एक बार में याद नहीं होगा, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप गाना गा के याद कर लो या कोई राइम्स बना लो। अगर आपको जो जैसा सूटेबल लगता है आप एटॉमिक नंबर याद करिए, ठीक है। सो इट इज़ योर विश। तो हमने देख लिया लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड, 58 to 71 इज योर लैंथेनॉइड्स एंड 90 to 103 इज योर एक्टिनॉइड्स। अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप देखोगे F ब्लॉक की, तो बहुत सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिर्फ मैं आपको अभी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर हैं, इसके बारे में अपन को पढ़ना है आगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक तो ये हेवी मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। आप पढ़ेंगे देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर मुझे जनरली देख के समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि नॉर्मल सॉल्ट है, देखो सॉल्ट जब लिखना होता है तो बहुत सारे सॉल्ट, H2SO4, सॉरी नॉट H2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, लिगेंड्स वगैरह होते हैं, तो आप आगे पढ़ोगे। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एक जनरल से मैं आपको बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। दूसरी बात, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो कैसे होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम पढ़ेंगे। जो चार्ज, एक सिंपल अगर मैं बोल लूँ, अभी के लिए आप ये समझ लो कि चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। इफ़ आई एम सेइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन का टॉपिक अभी मैं नहीं उठाऊंगी आपको, तो मैं आप इतना समझ लो कि जो आप चार्ज लिखते हो इनका कैसा रहता है, वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब है कि फिक्स नहीं है, मतलब +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +6 हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। तो मैं अभी एक रैंडमली नंबर बोल रही हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनके हो सकते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको समझने का, कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम देखते हैं वो होती है +3। +3 इज द कॉमन F ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब ये भी कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है कोई भी कंपाउंड जो है, अगर सिंपल में एक जनरल से रीजन पूछूं कि कलर्ड कंपाउंड दे रहा है ये, तो ये क्या बोल सकते हैं आप रीजन, कि उनके जो शेल रहते हैं, सॉरी नॉट शेल, सब शेल जो रहते हैं, ऑर्बिटल जो है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। क्योंकि अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में नहीं बोलना चाहिए, वो क्या है, आपको कलर्ड नहीं देगा। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो आपको कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो F ब्लॉक का भी रीजन हम बोल सकते हैं कि वाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीशन ऑफ द F ऑर्बिटल F ब्लॉक, ठीक है। F सब शेल है आपका लास्ट वाला, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अब एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, जो हमने इस टॉपिक को पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, कि जो F ब्लॉक है, क्योंकि हेवी मेटल्स तो हैं,
क्योंकि इसका रीज़न ये नहीं, हैवी मेटल है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड देते हैं। और एक और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मोस्टली एलिमेंट जो है किसके, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के, ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, तो क्या फोकस करने की बाद रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप खुद ब खुद होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तब उस समय हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो रेडियो एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई भी जिसका वीडियो आपको देखना है देखो, लेकिन रेडियो एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, सो दिस इज वॉज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर कभी किसी भी एलिमेंट को देख के हमको उसके कॉन्फ़िगरेशन को ये देखना है कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन होल्ड कर रहा है, डी होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, एस कर रहा है, पी कर रहा है, जो होल्ड कर रहा होगा वो उस ब्लॉक का है जनरली, अगर हमको समझना है तो, ठीक है। और जहां तक रही पीरियोडिक एटॉमिक नंबर की बात, तो एटॉमिक नंबर आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा रोज रोज, ठीक, आप जिस फॉर्म में भी पढ़िए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।